मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, लगातार हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव का रन है उस पर लगातार जो है वो खास बातचीत दिखा रहा है। इस वक्त हम लोग जिला हमीरपुर पहुंचे हैं और ऐसे में यहां की सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर 16 महीनों में यहां की जनता एक बार फिर से अपना नया विधायक चुनने जा रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपकी सुजानपुर सीट पर जो है सबकी नजर है। 2 राणाओं के बीच एक बार फिर से सियासी जंग है। बेशक पार्टी सिंबल बदल चुके हैं, लेकिन चुनावी जो रन है वो सेम टू सेम है, लेकिन परिस्थितियां बहुत जो है वो अलग तरीके की है। इन परिस्थितियों में राजेंद्र राणा किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो जिक्र किया कि 16 महीने के बाद चुनाव हो रहा है, इस सारी की सारी परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से हुई है। लगातार पिछले 1.5 साल से सवा साल से मुख्यमंत्री चुने हुए विधायकों को इग्नोर कर रहे थे, उनके काम नहीं कर रहे थे। अन्यथा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी विधायक, चुना हुआ विधायक 16 महीने बाद फिर से चुनाव में जाए। ये स्थितियां पैदा मुख्यमंत्री ने करी है। अन्यथा कोई भी विधायक जब चुना जाता है उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि अपने क्षेत्र का विकास करे। जब विकास के काम नहीं होंगे, ऐसे में विधायक लोगों के बीच में कैसे जाएगा? और ऐसी घटनाएं घटी हैं कि कई हमारे विधायक साथी ऐसे हैं कि जिनको सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बैठा के रखा जी, दूसरे दिन फिर बुलाया कि 10 बजे आ जाना, शाम तक बैठा के रखा, तीसरे दिन भी बैठा के रखा, चौथे दिन भी शाम तक बैठा के रखा और चौथे दिन कहा कि अब 3 महीने बाद आना। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ा क्राइम किया हो और उसको पुलिस ने सजा देनी हो तो उसको सुबह से लेकर शाम तक बैठाया जाता है। ये विधायकों सबके साथ व्यवहार होता रहा। और कई बार हम लोग जाते थे, सामने सब अप्रूवल हो जाती थी, लोग बड़े खुश होते थे कि हमारी चीजें, हमारे काम अप्रूव हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री की डायरेक्शंस होती थी कि जब तक मेरा व्हाट्सएप नहीं आएगा जी, तब तक इसको आपने ऑर्डर इशू नहीं करना है। ये ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं, ये सरकार के मुखिया ने करे हैं। सरकार को कैसे चलाना है, उसी तरीके से परिवार को कैसे चलाना, उसी तरीके से सरकार को कैसे चलाना। ये प्रदेश अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह ने कहा था कि बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा खजाना खाली है, खजाना कैसे भरना और कहां से क्या करना है, व्यवस्था सरकार के मुखिया की जिम्मेवारी है। और उन्होंने भी कई बार मुद्दा उठाया कि कुछ विधायकों को खामखा परेशान किया जा रहा है। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो कि मेरे पास जानकारी है, कि जो विधायक राजा वीरभद्र के साथ जुड़े रहे कांग्रेस में, उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आप जानते हैं कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जो था, उस दौरान भी राजा साहब के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने भी जी जो है वो त्याग पत्र देने की उन्होंने घोषणा करी वहां पर मीडिया के समक्ष, और कहा कि मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम पर 2 गज जमीन भी मुनासिब नहीं समझा इन्होंने देना। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अब मुझे नहीं पता कि अब समझौता किस लेवल पर हुआ है, कैसा हुआ है, परंतु ये सत्य है कि हम सब एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, 2 के साथ सकता है, इतने लोगों को परेशान किया। और भी विधायक हैं जो इनसे परेशान है। आजकल उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, उनको पुलिस के पहरे में रखा है, परंतु कितने दिन पहरे में रखेंगे? इसलिए ये चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव के लिए सरकार के मुखिया का रोल है। राजेंद्र राणा जी, ये जो गैप बना मुख्यमंत्री और आपके बीच में, क्या ये राजनीतिक है या फिर पर्सनल है? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिक है जी। मेरी सुक्खू जी से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। आजकल क्योंकि सारा घटनाक्रम जो हुआ, हमारी कोशिश ये रही कि राज्यसभा का चुनाव है, आप किसी हिमाचली को मौका दे दो। हिमाचल का कोई व्यक्ति राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेगा, बजट आएगा, पैसा मिलेगा, फंड्स आएंगे, हिमाचल में खर्च होंगे, और बाहर के व्यक्ति को आप ऐसा मौका देंगे कि हिमाचल छोटा है, बड़ा राज्य हो,
जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां से बड़े लोग राज्यसभा में जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। पर हिमाचल में तो छोटा सा राज्य है, 3 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में चुनकर नॉमिनेट होकर जाते हैं। वहां भी आप बाहर से भी लोगों को लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि हिमाचल के साथ अन्याय है। और हमने कहा कि हिमाचल के स्वाभिमान को हम झुकने नहीं देंगे। हमने लड़ाई लड़ी, मल्टीपल कारण है ये। और हमारे साथ हुआ क्या? कौन कहता है कि लोगों ने कहा कि ये चुनाव, मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार के मुखिया न थोपा। विधानसभा में तो हम मौजूद थे जी। अब 28 तारीख को विधानसभा लगी, आप मालूम है आपको जी। सुबह 11 बजे लगी। 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड कर दिए गए ताकि एक साजिश के तहत बजट पास हो जाए। और बजट तभी पास होना था जब लोगों को सस्पेंड करते। उन्होंने सस्पेंड किया, ठीक है, उनकी अपनी राजनीति की चाल हो सकती है, साजिश भी हो सकती है। अब वो लोग तो नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर साहब ने 11 बजे आके 11:05 पर हाउस को 12 बजे तक एडजर्न किया। 12 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहे। अब 12 बजे स्पीकर साहब आते और हाउस में अनाउंसमेंट करते कि अब हाउस जो है वो 2 बजे लगेगा, 1:30 बजे लगेगा, 1:45 बजे लगेगा। तो स्पीकर साहब तो आए नहीं, हमें जानकारी नहीं दी। फिर भी हमने 1:30 बजे तक इंतजार किया। 1:30 बजे जैसे हम भोजन करने के लिए गए, इन्होंने पीछे से अपने विधायक बुला के बजट पास कर दिया, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। और हम लोगों को तो विधानसभा से निष्कासित किया जी। मुख्यमंत्री ने कहा, स्पीकर साहब ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और आरोप सिर्फ सिंगल गया कि जब बजट पास हो रहा था तो ये 6 विधायक एब्सेंट थे। हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इशारे पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने 6 लोगों को निष्कासित कर दिया। अब निष्कासन कर दिया तो चुनाव तो होगा। तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? आप बताएं कि मुख्यमंत्री हैं या स्पीकर साहब हैं, सरकार है? ये चुनाव हमारी इच्छा से थोड़ी हुआ। हमें नहीं टर्मिनेट करते, नहीं चुनाव होता। और किसी भी चुने हुए व्यक्ति को जिसका फैसला 75,000 से 1 लाख पब्लिक करती है, इस तरीके से किसी का भी विधानसभा से निष्कासन करना, उसको निकाल देना, मुझे लग रहा है कहां तक उचित है। राज्यसभा के चुनाव के बाद जो है पूरे देश का ध्यान हिमाचल की राजनीति पर गया। हालांकि हिमाचल की राजनीति को इतना तवज्जो फिलहाल कभी मिला नहीं। उसके बाद जिस तरीके से स्थितियां बदलती गई, परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती गई दोनों ही पार्टियों के लिए, आप किस तरीके से देखते हैं कि इन 16 महीनों के टर्न्योर में राजेंद्र राणा एक बार फिर सुजानपुर की 70,000 से ज्यादा मतदाताओं के पास जो है वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं? कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्योंकि एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आपके ही जिला से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विधायक बनकर जो हैं विधानसभा पहुंचे हैं, फिर सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस बार जो है ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा राजेंद्र राणा को। देखिए, ऐसा है कि जो सुजानपुर की जनता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है पूरे प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा कैडर है। और जो काडर राजेंद्र राणा ने खड़ा किया था, वो तो राजेंद्र राणा के जैसे ही कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्पीकर साहब को कह के हमें निष्कासित किया और हम बीजेपी में ज्वाइन किए, तो उसमें 60% जो मुझे चुनाव लड़ाते थे तो मेरे साथ ही आ गए हैं। मोर देन 60% बूथ अध्यक्ष, टोटल ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ आ गए। एक भी आदमी जो है ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रहा वहां पर। अब इन्होंने एक ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है, बाकी की कोई बॉडी इनकी बनी नहीं है, हवा में चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा काडर जो मैंने आपको जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री सुजानपुर को लेकर काफी परेशान है। अब पता नहीं उनको राजेंद्र राणा से क्या इतना प्रेम हो गया है जी, इतना प्रेम उनका बढ़ गया है कि इस चुनाव क्षेत्र में ये मेरा 5वां चुनाव है। 4 चुनाव मैंने पहले खुद लड़े हैं। जितनी पुलिस का पहरा जी मेरे चुनाव क्षेत्र में लगाया गया, या तो इन लोगों को खतरा है या हमारी सुरक्षा में लगाया। हर मोड़ पे नाके, और कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे परेशानी है कि लोगों को तंग किया जा रहा है, सुजानपुर के लोगों को पुलिस के द्वारा तंग किया जा रहा है। हर गाड़ी चेक की जा रही है, और अगर किसी की गाड़ी में स्टिकर भी मिल रहा है तो भी कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं जी। मेरे अपने बेटे की गाड़ी को इन्होंने पूरी तरह, जैसे वो टूर्नामेंट से निकला, पूरी तरह पुलिस ने आके उसको घेर लिया। तो इस तरीके की परिस्थिति राजेंद्र राणा ने कभी कैंपेन में देखी पिछले चुनाव में? नहीं देखी। तो इस बार क्यों? मुझे लग रहा है कि जो मैंने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री का प्रेम हमारे प्रति ज्यादा बढ़ गया है।
परंतु मैं एक बात बता दूं कि मेरा जो राजनीतिक सफर है, जिसमें सामाजिक सफर मेरा पहले था नहीं, है भी, और राजनीतिक सफर उसमें जुड़ा है। ये 23 साल 4 महीने और 14 दिन का सफर है। और इस सफर में राजेंद्र राणा ने कभी नहीं पूछा किसी से इस चुनाव क्षेत्र में कि आपकी पार्टी कौन है, आपकी जाति कौन है, आपका धर्म कौन है, आपका मजहब कौन है। मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। मेरे पास बीजेपी के लोगों को भी काम हुए, कांग्रेस के लोगों को भी काम हुए, और मैं हर व्यक्ति के इस चुनाव क्षेत्र में सुख दुख में पहुंचा। तो जब सुख दुख में गया तो मैंने कभी ये चश्मा नहीं लगाया कि बीजेपी का आदमी की कांग्रेस का है। जो ये चुनावों का जो ये माहौल बना है इस वक्त 6 सीटों पर विधानसभा की जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें आपकी सीट पर ज्यादा फोकस है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं लगातार आप पर जो हैं वो कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि दल बदला है, बिके हुए नेता हैं। राजेंद्र राणा क्या वाकई में बिक गए थे? राजेंद्र राणा को खरीदने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ जी। और दूसरी बात यह है कि राजेंद्र राणा की ईश्वर की राजेंद्र राणा के ऊपर बड़ी कृपा है। जो आदमी जिसने 7,000 जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादियों में खड़ा हुआ हो, 10,000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करी हो, 43 मेडिकल कैंप पीजीआई के डॉक्टरों को लाकर और बड़े बड़े डॉक्टरों को लाकर, डॉक्टर राज बहादुर जैसे डॉक्टरों को लाकर किए हों, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, कितनी ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारी में मदद कर। ये जो सारे इंस्टीट्यूशन बंद हुए, आपने काम नहीं किए, आपने हमेशा पैसे का रोना रोया, ये सब चीजें आने वाले दिनों में लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार फिर से हिमाचल में बने, लोगों के विकास के काम हो। और ये जो कर्जे पे कर्जा लेके सरकार चल रही है, 28,000 करोड़ रुपया कर्जा पिछले 1.5 साल में इन्होंने ले लिया, और जो 65,000 करोड़ रुपया कर्जा प्रदेश पर था वो 93,000 करोड़ रुपया कर्जा पहुंचा दिया। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है कि जो स्पीड कर्जा लेने की है, ये तो आने वाले, अगर यही सरकार गलती से रह जाए, रहेगी नहीं, ये तो जून में इनको जाना है, पर अगर रह भी जाए तो ये सरकार तो 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा पहुंचा देगी। 65,000 करोड़ रुपए से 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रदेश पर कर्जा कर देगी। तो लोग अगर विकास चाहते हैं, हिमाचल तरक्की चाहता है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और हिमाचल के लोग, हम भी चाहते हैं कि हिमाचल भी आगे बढ़े, और तभी बढ़ेगा जब यहाँ और वहाँ शिमला और दिल्ली में एक जैसी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तभी विकास होगा। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि पूरे आज तक के इतिहास में देश में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें अगर सबसे बड़ा खिताब किसी को मिलना चाहिए झूठ बोलने का, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिलना चाहिए। कौन कहता है कि ये चुने हुए विधायकों की सरकार है? आप ही जानते हैं, ये सरकार मित्रों की सरकार है, मित्र सरकार को चला रहे हैं, पूरा सेक्रेटरीट मित्रों से भर दिया है जी। लगभग 23 OSD, एडवाइजर, मीडिया कोऑर्डिनेटर, दिल्ली में तैनाती, शिमला में तैनाती, चंडीगढ़ में तैनाती, करोड़ों रुपया उनके गाड़ियों पे, उनके मकानों के ऊपर, उनके सैलरी पे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनका इस पे खर्चा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जहां मंत्री बैठते थे जिन कमरों में, आज सुक्खू जी के मित्र बैठ रहे हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन दोस्तों के लिए तो अच्छी है, परंतु चुने हुए लोगों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया है, मुझे लग रहा है वो सही नहीं। और इनका सारा का सारा फोकस जो है, ये सारी की सारी सरकार इन्होंने शिमला से बनाई है, बाकी के लोगों को, प्रदेश को इग्नोर किया है। अभी पता लगेगा, 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तो आईना तो जनता दिखाएगी। लगातार चुनाव प्रचार जो है वो युद्ध स्तर पर है, टक्कर जो है वो कांटे की है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार मंचों से जो है वो आप पर और तमाम बाकी 5 जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, अग्रेसिव मोड है, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो ये स्तर है, ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, इतिहास आप पढ़ें, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब कुचलने की बात की जाती है, आप सड़क पे राह चलते हुए किसी गरीब आदमी को मारना को शुरू कर दे, तो उसको बाकी के लोग उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। पूरा प्रदेश
पूरा सुजानपुर जानता है कि सुजानपुर की जनता के साथ क्या हुआ है, उनके विधायक के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हमारे ऊपर जो है ये झूठी साजिशें रची गई, किस तरीके से एक जलील करके हम लोगों को निकाला गया जवाबदेही से, और जिस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को चुन चुन कर उनको चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद फोन कर रहे हैं, और वो कर्मचारी हम लोगों को फोन करते हैं कि हम हमारे ऊपर जो है वोट डालने का, पर्सनली वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुजानपुर की जनता है, ये पहाड़ है, पथरीले पहाड़ है, यहाँ के लोगों को कमजोर समझेंगे तो गलत समझेंगे, गलत फहमी में मना रहे हैं। यहाँ के जैसे पक्के कंगर हैं, कंगरों की भूमि है, और जैसे पक्के कंगर जहाँ होते हैं लोग भी उनकी तरह ही मजबूत और पक्के होते हैं। तो इन लोगों के साथ अगर ऐसा बर्ताव करोगे तो जवाब भी वैसा ही देंगे। एक इसी चुनावी रन में एक आरोप आप पर एक और लगाया गया है कि जो ये तमाम परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी उसके मास्टरमाइंड आप थे और दूसरे सुधीर जी थे। हमने उनसे भी जवाब जाना, आपसे भी जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, चुना हुआ कोई भी विधायक कोई ऐसा नहीं है कि वो एक कॉमन मैन होता। बड़े लोग 1 लाख पब्लिक उसको चुनकर भेजती है, तो उसके एक तो उसकी कुछ समझ होती है। एक आदमी गलती कर सकता है, 2 गलती कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 9 नहीं गलती कर सकते। इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप कि पैसे खा गए, बिक गए, फलाना हो गया। अगर सुखू ये समझ रहे हैं कि ऐसे आरोप लगा के वो चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि एक हिमाचल की जनता है। यहाँ पिछली सरकार जयराम ठाकुर की भी सरकार रही, उन्होंने किसी भी व्यक्ति के ऊपर, राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर, अपोजिशन के लोगों के ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया, शांत रहा वातावरण। तो इस बार मुख्यमंत्री कुछ नया बर्तन डाल रहे हैं जी, नई रीत शुरू कर दिया है। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, जैसा बर्तन डालोगे, जैसी रीत डालोगे वैसी पड़ेगी। आप इस सुजानपुर से जो है वो इंडिपेंडेंट भी जीत दर्ज कर चुके हैं, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को हरा चुके हैं, कांग्रेस से भी चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। अब भाजपा की टिकट पर जो है आप इस चुनावी रन में हैं, तो अब नई टीम बनी है, तो ये नई टीम के साथ राजेंद्र राणा का समन्वय बैठ गया है, कुछ नाराज नेता भी होंगे, तो क्या उनको मना लिया गया? 100% मना लिया गया। जो लोग कांग्रेस की तरफ रुझान भी कर रहे थे, टिकट की इच्छा की, आशावादी हर व्यक्ति होता है, वो लोग भी वापस आके काम में जुट गए, और जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात भी कही थी वो भी वापस आके काम में जुट गए। और यहाँ का संगठन बहुत अच्छा है जी, और चट्टान की तरह आज पार्टी के साथ खड़ा है, कैंडिडेट्स के साथ खड़ा है। आदरणीय धूमल जी ने भी अपील करी है कि जिसको कमल का फूल, मैंने सारा जीवन जो है कमल के फूल की सेवा में लगाया है, तो जिसको कमल का फूल, हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग उस व्यक्ति को है, तो कमल का फूल जिनको मिला है उनका हम लोग सहयोग करेंगे। तो यहाँ पूरी पार्टी जुटी हुई है, और अभी तक मेरे नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं सब कुल मिला के 308 हो चुकी हैं जी, और मेरा टारगेट 450 छोटी बड़ी सभाएं पर्सनल करने का है। मैं लोगों से व्यक्तिगत जुड़ा हूँ, मैन टू मैन मेरी मार्किंग रही। सुजानपुर में कोई इशू नहीं, मुख्यमंत्री की इच्छा है कि मैं किसी भी तरीके से कुछ भी हथकंडे अपनाकर सुजानपुर को, राजेंद्र राणा को पराजित करूं। पुलिस वालों को भी आदेश हुए जी कि कोई झूठे मुकदमे FIR दर्ज करो। उनके भी मुझे फोन आए कि हमारे ऊपर दबाव है जी। मैं कहा कोई बात नहीं, करेंगे तो सुजानपुर के लोगों का और हमारे प्रति कितना कुछ लोगे। आपके इन उपचुनावों के साथ लोकसभा के बड़े चुनाव हैं, तो क्या ये जो है चुनौती और पैदा कर रहे हैं? देखिए, चुनाव लोकसभा का साथ हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं। अगर ये उपचुनाव अलग से होते तो लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर जो है एक स्पेशल चुनाव आ गया जी, तो लोकसभा का तो वोट डालना ही था। ये अच्छा हुआ कि लोकसभा के साथ ही सुखू जी ने हिम्मत करी और ये हमें निकाल दिया, और साथ में इलेक्शन भी साथ ही हो रहा है। लोगों ने वोट डालने तो पोलिंग बूथ पे जाना ही है। जहाँ एक मशीन का बटन दबाना, वहां 2 मशीनों का दबा देंगे जी। तो इसलिए कोई परेशानी का विषय नहीं है, और ये तय है, इस सुखू जी को भी पता है, उनके मंत्रियों को भी पता है, उनके भी टेलीफोन आते हैं, कई विधायक परेशान हैं कि जून महीने में सरकार को जाना है, और इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, झूठी गारंटियां देके धोखा किया है।
हम बार बार उसमें भी बोलते रहे, हम कांग्रेस में थे जी। कि ये झूठी, ये जो गारंटियां दे रहे कैसे पूरी करेंगे। तब यही कहा जाता था कि आप इस मामले में चुप रहिए, पहले सरकार बना लो जैसे तैसे, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अब महिलाएं जगह जगह खड़ी होकर पूछ रही कि हमारे 1500 रुपए क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। 17 कॉन्स्टिट्यूंसी वाली ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है और इसमें 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। सिर्फ इसी संसदीय क्षेत्र में हमने लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर लिया है। एक दबी जुबान में एक नारा चल रहा है, 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है या फिर प्लान तरीके से जो है कोई रूपरेखा तैयार की गई है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है और इनके जो नेता है, मैं बिना किसी नाम लिए, इनको मालूम है कि लोकसभा में इनको कुछ नहीं मिल रहा है। लोकसभा लड़ ही नहीं रहे हैं। लोकसभा में सिर्फ इन्होंने प्रत्याशी दिए हैं, बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस हिमाचल में। जब चुनाव ही नहीं लड़ रही है तो इनका षड्यंत्र है कि 1 वोट चाहे उधर देना दे दो पर यहां मत डाल दो जी। अरे जो बीजेपी का कैडर है वो कमल का फूल देखता है, किसी की बातों में नहीं आता है, उनको कोई निशान नजर नहीं आता। वो कमल के साथ हैं, कमल को ही बटन दबाएंगे और यहाँ के 6 के 6 उपचुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक मजबूत छक्का लगाएगी और पार्लियामेंट में तो चौका लग ही रहा है। दूसरी बार आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो वही पुराने प्रतिद्वंदी हैं, उनसे भी हमने जो है वो बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा कि सुजानपुर में जो है सबसे ज्यादा सैनिक रहते हैं, यहीं से जो है एक आर्मी बाउल एरिया इसे माना जाता है, वो खुद एक्स आर्मी हैं, तो सैनिक तो उनके साथ हैं। और यहीं के लोकल लैंग्वेज में उन्होंने कहा था, और धनबल हारेगा और जनबल जीतेगा, कुछ इस तरीके का जो बात जो है कही है। राजेंद्र राणा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2012 में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। उस समय यहाँ के पूर्व सैनिकों ने मेरा चुनाव लड़ाया। मैंने 2011 में इस चुनाव क्षेत्र के 2360 सैनिक परिवारों को सम्मानित किया, कार्यरत सैनिक परिवारों को जी। बड़ा फिक्र होता है। और उसके बाद 2011 की 4 फरवरी को मैंने 3,500 के करीब जो लिस्ट मेरे पे पास आई, उन पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया मेरी जो एनजीओ है उसके माध्यम से। इससे पहले मैं कारगिल के शहीद परिवारों को सम्मानित कर चुका। मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस होता है और सेना दिवस के दिन राजेंद्र राणा अपनी संस्था के माध्यम से एक भव्य कार्यक्रम सैनिकों के लिए करते हैं और जो गिलेंट्री अवार्डीज हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। सैनिकों का अगर सम्मान किसी ने किया है तो राजेंद्र राणा ने किया है। ये पूरा एक सैनिक प्रदेश का जानता है और कई बार कह चुका है कि आप ही एक अकेले नेता हैं जो सैनिकों के प्रति इतना मान सम्मान रखते हैं। तो सैनिक जो हैं, पूर्व सैनिक होने से कुछ नहीं होगा, पूर्व सैनिकों का सम्मान करने से होगा। चलिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई भी सेना में कार्यरत है, चाहे मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। राजेंद्र राणा जो है 2022 में भी चुनावी रण में थे, जनता के बीच थे, कुछ वादे किए होंगे, कुछ डिमांड्स आई होंगी। अब एक बार फिर से 16 महीनों में जनता के बीच हैं। 1 जून को यहाँ की जनता एक बार फिर से अपने विधायक को चुनने जा रही है। राजेंद्र राणा को इन 16 महीनों में दूसरी बार क्यों वोट दें? देखिए, दूसरी बार वोट इसलिए दें कि मेरा जो राजनीतिक सफर और सामाजिक सफर है, एमएलए चुनाव लड़ते थे, वापस वो 5 वर्षों के बाद ही लोगों के बीच में जाते थे। यहाँ आप जरा सर्वे करिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं हर रोज लोगों के बीच में आता हूँ। किसी के पैर में भी कांटा लग जाए तो राजेंद्र राणा को तकलीफ होती है, राजेंद्र राणा वहां पहुंचता है। कोई हॉस्पिटल है, कोई पीजीआई की बातें हैं, डोलमेंट की बातें हैं, कभी राजेंद्र राणा ने मना नहीं किया। राजेंद्र राणा का मिलनसारी लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों के काम करना, मजलूमों का सहारा बनना, बेसहारों को सहारा देना, ये सब चीजें बच्चा जानता है। और मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है और साथ में मुझे सुजानपुर की जनता पर भी भरोसा है। और जो भी होगा
वो बहुत अच्छा होगा, मैं इतना कहना चाहूँगा। सी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं भी। आपका शुक्रिया। तो ये राजेंद्र राणा थे, बीजेपी से सुजानपुर की विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं और ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ सियासी जो घमासान चल रहा है उस पर हम इनसे खास बातचीत कर रहे थे। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।